नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपके सामने राहुल गांधी और उनको लेकर बीजेपी में जो बौखलाहट है या हलचल है उसके ऊपर अपनी बात कहेंगे। निश्चित तौर पर कल मैं सरकार के दो बड़े ओहदों पर बैठे व्यक्तियों को लेकर अपनी बात शुरू करूंगा। अमित शाह जी ने राजस्थान में कल राहुल गांधी का बाकायदे नाम लिया, जबकि वो पहले बाबा, राहुल, पप्पू इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया करते थे राहुल गांधी के लिए। लेकिन कल उन्होंने अपने भाषण में बड़ी साफगोई के साथ कहा कि यदि आप मीन्स देश की आवाम से है, यदि आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो वो जो 21 पार्टियां हैं जिन पर 21 लाख करोड़ का घपले का आरोप है, उसको रिमूव कराना चाहते हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों ये कहा कि 20 लाख करोड़ के घोटाले वालों को चुनना चाहते हो या हमको चुनना चाहते हो। ये बातें आखिरकार बीजेपी में अचानक से क्यों तब्दीली में आ गई हैं। जो नेता कभी राहुल गांधी को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, वो आज राहुल गांधी को भविष्य का पीएम खुद ही देख रहे हैं, जबकि उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल रद्द करा दी, उनका घर तत्काल खाली करा दिया। वो इस समय ना तो दिल्ली में उनका कोई घर है, अब वो तो खुले घूम रहे हैं। और लेकिन ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ बीजेपी को फील होने लगी है कि शायद 2024 में बड़ा मुश्किल काम होगा कि हम सत्ता में दोबारा आ सकें। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हमारे साथी और वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक शर्मा। उन्होंने कल अपने एक वीडियो में आरएसएस के एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति को अपने कार्यक्रम में बुलाकर इस बात का सबूत पेश किया कि वास्तव में बीजेपी और संघ अगले 2024 के लिए चिंता में है। और ये व्यक्ति कोई ऐसे नहीं, मामूली व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूँ उन्होंने वाला साहब देवरस के साथ काम किया है और वर्तमान में भी सरसंघ चालक के साथ काम कर रहे हैं। और इनका नाम है आरएसएस के चिंतक दिलीप देवधर। इन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने प्रणब मुखर्जी तक की बात कही कि वो भी एक कार्यक्रम में आए थे हमारे में, तब उन्होंने कुछ बातें कही थी और वो बड़ी गंभीरता से हमारे सरसंघ चालक प्रमुख ने ली थी। और उसमें प्रमुख रूप से बात थी कि आप मुसलमान विरोधी हो। तो इस पे उन्होंने कहा कि हम
मुसलमान विरोधी नहीं है, लेकिन हाँ हम कुछ हैं तो उसको हम आप कहते हैं तो हम बदला करेंगे अपने आप में। खैर वो तो एक बात अलग हुई, लेकिन उन्होंने दीपक ने बहुत सारे और सवाल पूछे उनसे कि क्या ऐसा हो सकता है कि, देखिए मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ जो दीपक शर्मा ने अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत की थी। भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की एक कार्यक्रम में ये चित्र है। देखिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, दीपक का प्रश्न था कि क्या 2024 में उनको 70 से 80 सीटें यदि लोकसभा में कम आई तब उनका संघ का क्या रवैया होगा, संघ की क्या पॉलिसी होगी, क्या कुछ दलों से उनका समझौता हो सकता है। उन्होंने सीधा सीधा सवाल किया। जैसे ममता बनर्जी हैं, वो पहले भी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रह चुकी हैं, और भी तो एक आध नाम है, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना चीफ, और दो एक नाम है, अभी मैं उनका यहाँ नाम नहीं लेना चाहता। तो इस पर उन्होंने कहा कि संघ कभी भी अपने को कड़क महसूस नहीं कराता, वो बहुत ही लचीला है और वो ये देखता है कि वे संघ की नीतियों के साथ चलने वाले हर व्यक्ति को वो सहयोग करेगा। इस बात पर केलकर साहब ने मोहर लगा दी कि यदि 2024 में मोदी नहीं तो फिर कोई और भी हो सकता है, जिसमें गडकरी साहब हैं, मिस्टर राजनाथ सिंह हैं। तो उन्होंने इस बात पर भी ये कहा कि भाई संघ हमेशा विकल्प तैयार करने में विश्वास रखता है, और विकल्प हर चीज का होता है। उन्होंने कहा कि विकल्प प्राकृतिक सिद्धांत है। जैसे खाना खाने के बाद पानी, और मिट्टी में पौधा बोने के बाद भी पानी, उसके बाद धूप छांव, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी टाइप से संघ की भी एक पॉलिसी है कि वो हर चीज़ का विकल्प तैयार करके रखे। हालांकि आरएसएस या बीजेपी का कोई भी नेता इस तरह की टिप्पणी सुनने के लिए, मोदी के खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए तो अभी भी मोदी 2024 में आएंगे। लेकिन एक जो चर्चा है कि राहुल गांधी को लेकर मोदी और अमित शाह, जो इस समय बीजेपी की राजनीति के सिरमौर हैं, वो इतने चिंतित क्यों हैं। अमित शाह ने तो उनको प्रधानमंत्री के लेवल में लाके खड़ा कर दिया कि यदि राहुल गांधी पीएम बनेंगे तब आप एग्री हो, मीन्स जनता से पूछ रहे हैं, वो जनता से सवाल पूछ रहे हैं और उस पर हाँ या ना का सवाल ले रहे हैं। तो इसलिए हमारा सोचना यह है कि आखिरकार इस तरह की स्थिति कैसे पैदा हो रही है। इसका मतलब मोदी और अमित शाह को शायद डर है कि 2024 का चुनाव अब आसान नहीं रह गया है। इसके पीछे मोटी मोटी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पिछले 36 घंटे पहले, वो 36 घंटे ऐसे गुजरे मणिपुर में जब राहुल रहे तो वहां की सरकार हिल गई, और उस सरकार का जो मुखिया है वो इस्तीफा देने के लिए राजभवन जाने की तैयारी में लग गया, और उसने लिख भी लिया, लेकिन वो एक ड्रामेटिक तरीके से वो त्यागपत्र फड़वा दिया गया। उसके बाद फिर वो मना करवा दिया गया, और इसके लिए पूरे दिल्ली से लेकर इम्फाल तक सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, तार जो होते हैं पॉलिटिकली तार, वो सब जुड़ गए आपस में। पहले कहा गया इस्तीफा दे दो, कहीं राहुल गांधी सरकार बनाने का दावा पेश करने तो नहीं गए राजभवन अनुसुईया से मिलने। तो इतना डर महसूस हुआ
तो वो इस्तीफा दे लेकर के अपना राजभवन जाने की तैयारी में थे। और फिर जब राहुल गांधी वहाँ से वापस आ गए जनता की शिकायतें उनसे करने के बाद, तो उन्होंने बैकफुट पर आकर के इस्तीफे को पढ़वाने का नाटक किया, जिसे मैं समझता हूँ भारत के किसी भी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया, किसी भी अखबार ने इस बात को नहीं दिखाया कि वो एक ड्रामेटिक तरीके से एक ड्रामा था कि वो इस्तीफे का कागज़ फड़वाया गया। हालांकि इसके बाद मैं एक पुरानी बात पर भी आपसे जिक्र करूंगा। राहुल गांधी से मणिपुर से लेकर के नहीं, और बैकग्राउंड में हम चलते हैं तो राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसमें जो भीड़ उमड़ी, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक सफलतापूर्वक जिस राहुल गांधी ने पूरी तरीके से अपनी यात्रा को सफल बनाया, उस यात्रा से भी घबराने लगी बीजेपी। यहाँ तक हुआ कि दिल्ली जब पहुंचने वाली थी यात्रा, तो उसे रोकने के लिए एक तरीका निकाला गया, और वो तरीका था कि भाई और तो कुछ कर नहीं सकते, सीधे सीधे तो नहीं कह सकते कि यात्रा रोक दीजिए, लेकिन वो कोविड का सहारा लेकर के और 2-4 सांसदों से एक चिट्ठी लिखवा करके कोविड बहुत फैल रहा है, ये भीड़ इतनी हो रही है, तो उसको लेकर के ये भी एक प्रतिक्रिया चली कि भाई इस पर कैसे प्रतिबंध लगा दिया जाए कि अब यात्रा भीड़ के साथ नहीं निकाली जा सकती। खैर, वो ये हम कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी से कोई आज से नहीं डर रही है बीजेपी, और भारत सरकार काफ़ी दिनों से डर रही है। उस यात्रा के बाद फिर जो चीज़ें सामने आई वो देखिए, चुनाव हुए, गुजरात में बीजेपी जीती, हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई, और कर्नाटक में फिर जब चुनाव हुआ तो कर्नाटक बीजेपी ने लूज किया, और वहाँ पर बड़े भारी बहुमत से कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। इन 2 राज्यों को सिमट जाने के बाद केंद्र सरकार और बीजेपी बहुत चिंता में है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव अब उसके सामने हैं, जिनमें मध्य भारत के 3 बड़े राज्य हैं। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बीजेपी के पास वहां कोई विकल्प नहीं है तीनों राज्यों में। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनके पोस्टर लग रहे हैं परसेंटेज के कि कितना % कमीशन लिया जाता है। ये बाकायदे पब्लिक डोमेन में है इस तरह की चीज़ें कि सरकारी भवन पर बाकायदे पोस्टर लगे हुए 50% कमीशन के। और ऐसा ही पिछले कर्नाटक के चुनाव में भी चीज़ आई थी सामने, वहाँ भी पोस्टर लग गए थे कि 40% कमीशन लिया जाता है। खैर, मैं आपको सिर्फ ये बताने आज ये वीडियो बनाने आया हूँ कि राहुल गांधी की धमक बहुत तेजी से बढ़ रही है, और वो अगला 2024 का चुनाव जो लड़ेंगे, तो इस पर बीजेपी बौखलाई हुई है, और बार बार ये कहती है कि वो सब इकट्ठे जितने घोटालेबाज हैं, 21 लाख करोड़ का घोटाला करने वाली पार्टियां राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही हैं। उन्होंने फिर अंत में एक बात और कह दी कि 2024 में यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ये सब लोग, जितने भी 21 पार्टियों के लोग हैं जो घोटालेबाज हैं, सबके सब अंदर होंगे। ये समझ से परे है कि आखिरकार यदि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार को कोई चिंता नहीं है, तो वो इस तरह से अचानक राहुल गांधी को इतना भाग क्यों देने लगी है, सवाल ये है। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल RB सिंह यादव। आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, जिससे वीडियो को आगे भी लोग देखें, और लाइक करें और ज्वाइन करें और मज़े करें, और अगला वीडियो देखने के लिए मेरा इंतज़ार करें। थैंक यू वेरी मच।